हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम ताजा तरीन इस एपिसोड में हम क्या देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस। और उन 50 क्वेश्चंस में हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में लास्ट सेकंड चैप्टर जो है उससे संबंधित सवालों के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लें कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र से पहले हम यहाँ पर देख लें कि ये सवाल किस चैप्टर से है। ये है कार्बन और उसके यौगिक से। कार्बन और उसके यौगिक से। तो कार्बन और उसके यौगिक से अगर ये चैप्टर है तो हम सबसे पहले क्या पढ़े हुए थे, हम पढ़े हुए थे कि कार्बन जो है, कार्बन को हम सार्वभौमिक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी जगह पाया जाता है। दूसरा बात यह होता है कि अगर हम कार्बन को देखें तो इससे हमें विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं और इसके अपरूप है। कौन कौन है? हीरा है, ग्रेफाइट है। और कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? कार्बन के अपरूप जो हैं वह है हीरा, ग्रेफाइट और बंकमिस्टर फुलरिन, और फिर वो कोयला बोल रहे हैं वो भी होगा। हम मुख्य रूप से तीन ही है, बंकमिस्टर फुलरिन, ये याद रखेंगे। ये इतने तीन हैं फुलरिन। अब सुनिए, ध्यान दीजिए, हीरा का पूछ देता है कि हीरा की आकृति कैसी होती है, तो कैसी होगी? सम चतुष्फलकीय। इसको क्या बोलेंगे? इधर लिख देते हैं, सम चतुष्फलकीय। सम चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अगर बात करें ग्रेफाइट की तो ग्रेफाइट का पूछ देता है इसकी आकृति कैसी होगी, तो ग्रेफाइट की आकृति आपको सम षटफलकीय। फलकीय होता है कि सम षटकोणीय होता है? सम षटकोणीय होता है। सम नहीं होता है, बस षटकोणीय होता है। ठीक है। और इसका जो होता है सम चतुष्फलकीय होता है। अच्छा, अगर बात करें बंकमिस्टर फुलरिन की तो इसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है। किसके समान होती है? फुटबॉल के समान होती है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं एक बार फिर से, और तब हम सवालों पे आएंगे। तो फिर हम वहां पर पढ़े थे कि कार्बन जो है इस प्रकृति में हर एक तत्व के साथ, किसी न किसी तत्व के साथ जुड़कर यौगिक का निर्माण किया है। अब जब यौगिक का निर्माण किया है तो उसे कहते हैं कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक जो है, इस कार्बनिक यौगिक को देखें तो कार्बनिक यौगिक को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो याद रखेंगे, कार्बनिक यौगिक को हम बांटते हैं कितने भाग में? दो भाग में। ठीक है। एक होता है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और एक होता है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। याद होगा आपको? अगर आपको याद होगा तो समझ सकते हैं। एक होता है खुली श्रृंखला वाले, हम आपको रिवीजन भी करवा रहे हैं। एक होता है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और एक होता है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। अब खुली श्रृंखला वाले जो थे इसको हम क्या कहते थे? खुली श्रृंखला वाले को क्या कहते थे हम? एरोमेटिक कहते थे। और बंद श्रृंखला वाले को क्या बोलते थे? किसको? इसको एलिफैटिक। इसको कहेंगे एलिफैटिक, ये ध्यान रखेंगे, एलिफैटिक। और उसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। तो चलिए, इसको बंद श्रृंखला वाले को हम दो भाग में बांट देंगे। दो भाग में बांटेंगे। एक को कहेंगे क्या? एक होगा, इसमें दोनों जो है ना बंद श्रृंखला वाले हैं। अब बंद श्रृंखला वाले में भी क्या होता है? एक होता है समचक्रीय और एक होता है विषम चक्रीय। अनुप नीचे लिया होता है, एक होता है विषम चक्रीय। ये दोनों है। समचक्रीय वाले जो होते हैं ना, उसमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे C6H6, ये समचक्रीय होते हैं। और ये एक हम कह सकते हैं कि वृत्ताकार स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे अगर जैसे हम बेंजीन की बात करें, C6H6 को क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, कार्बन कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होंगे? सबके बीच पहले सिंगल बॉन्ड लगा देंगे और फिर एक को छोड़ के डबल बॉन्ड, 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 और यहाँ पर सबके बीच में हाइड्रोजन लग गया। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा कि ये कैसे स्ट्रक्चर है। यह एक समचक्रीय स्ट्रक्चर है, सभी तरफ से क्या है? समान है। ठीक है।
लेकिन विषम चक्रीय में क्या होता है ना कि वो चक्र जो है बंद तो होता है लेकिन वो समान रूप से नहीं होता है। अब जो है विषम चक्रीय जो है यह दो भाग में बट जाता है। कितने भाग में? दो भाग में बट जाता है। कौन कौन? दो भाग में कौन कौन बट जाएगा? अब एक हो जाएगा एरोमेटिक और दूसरा हो जाएगा एली। इसमें बटता है। विषम चक्रीय एक ही प्रकार का रहेगा, यानी कि सम चक्रीय दो भाग में बट गया, एक है होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, इसको होमोसाइक्लिक, इसको हेट्रोसाइक्लिक, और इसका नाम इसको हम कहेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक, और इसको क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ये ध्यान रखेंगे, हटा देते हैं। चलो, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक इसका अपने यहाँ इसमें यूज नहीं है उतना। आपको किसका उपयोग करना है? एलिफैटिक का। एलिफैटिक को याद रखेंगे, इसको कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं, एक को संतृप्त और दूसरे को असंतृप्त बोलेंगे। ये याद रखेंगे, संतृप्त और दूसरे को कहते हैं असंतृप्त। अब याद रखेंगे कि एलिफैटिक जो है इसी को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का हो गया, एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त वाला जो है ना, ये संतृप्त वाला कितने भाग में बट जाता है? एक ही भाग में रहता है, जिसको क्या कहते हैं? एल्केन। और असंतृप्त वाला, असंतृप्त वाला एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में। तो याद रखेंगे कि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 फॉर्मूला होता है, इसका CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ये फॉर्मूला इसको ध्यान में रखेंगे कि पहले वाले में एल्केन में क्या होगा कि कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन उसके दुगुना से दुगो ज्यादा होगा, और एल्कीन में क्या होगा? कार्बन जितना होगा उसके दुगुना के बराबर हाइड्रोजन होगा, और एल्काइन में कार्बन जितना होगा उसकी संख्या के दुगुना से दो कम हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो आपके पास है इथाइल एल्कोहल, यह इथाइल एल्कोहल में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। क्या जुड़ा है? एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है। तो बात आता है कि यह ग्रुप किस में जुड़ेगा? तो यह ग्रुप आपको या तो एल्केन में जुड़ेगा, या तो एल्कीन में, या तो एल्काइन में। ठीक है, यही कारण है कि इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। तो यह एक कैसा नाम है? यह एक साधारण नाम है, सामान्य नाम है। लेकिन यदि आप इसके IUPAC नाम को देखेंगे तो क्या बनेगा? इथाइल है ना, इथाइल में इथ का मतलब क्या है? दो कार्बन, दो कार्बन है तो हम बना देंगे इथेन, और इथेन में एल्कोहल है तो क्या जुड़ता है? ऑल। तो इथेन में ऑल जुड़ेगा तो इथेनॉल। तो नॉर्मली पूछ रहा है कि इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र क्या होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये क्या है हमारा? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल है। अच्छा, इथ का मतलब होता है कि कार्बन कितना होगा? दूगो। अच्छा, और आइल जुड़ा है तो याद होगा कि हमारे पास हम पढ़े एल्किल समूह। क्या पढ़े हैं? एल्किल समूह। और एल्किल समूह में ही अंत में क्या जुड़ता है? आइल। क्या जुड़ता है? आइल। एल्किल समूह जिसमें रहता है उसमें आइल जुड़ता है। माने एक गो रहेगा तो मेथिल, दो गो रहेगा तो एथिल, तीन गो रहेगा प्रोपिल, चार गो रहेगा ब्यूटिल, पांच रहेगा पेंटिल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n और प्लस का 1 होता है। तो कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? दुगुना, दो दूनी के 4 और एक 5। अच्छा, और एल्कोहल है तो एल्कोहल का समूह क्या होता है? OH। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया? C2H5OH। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व की बात करें तो अक्रिय तत्व बहुत सारे हैं। याद रखेंगे अक्रिय तत्व किसको बोलते हैं? जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब जो किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे तो वो कौन से तत्व हैं? तो उन्हें ही हम निष्क्रिय कहते हैं, उन्हें ही हम नोबेल कहते हैं, और उन्हें ही हम इनर्ट कहते हैं। इतने सारे नाम है। नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, उसी को इंग्लिश में इनर्ट गैस कहते हैं। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। तो याद रखेंगे इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो आपको याद होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और फिर रेडॉन। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। क्लोरीन की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में जो रहेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। क्या सोना चांदी कैसे होगा? अरे तो अक्रिय तत्व है तो अक्रिय, वो तो तत्व ही तो है। अरे गैस जो है वो क्या है? तत्व का पार्ट नहीं है। तत्व हमारे ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में है ना।
तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो भौतिक गुण में उसकी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक गुण में उसकी अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, ये बात है। अब आगे बढ़ जाएं कि क्लोरीन की संयोजकता। तो क्लोरीन सबसे पहले हम देखें तो क्लोरीन Cl संकेत होता है, 17 नंबर का तत्व होता है, 35.5 द्रव्यमान होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 होता है, 8 होता है, 7 होता है। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जानते हैं हम लोग, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर बात आता है कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से अब संयोजकता पूछता है। तो हमारे पास पढ़े थे कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम संयोजकता कहते हैं, लेकिन कब? जब बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब। लेकिन अगर 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? 8 में से घटाते हैं। तो जैसे हम 8 में से घटाएंगे 7 को तो कितना आएगा? 1। तो इसकी इस क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। OH क्रियाशील समूह है, आपको यहां पर देख के भी क्लियर हो जा रहा है कि OH हमारा किसके लिए प्रयोग किया गया है? एल्कोहल के लिए। तो यहां से हमारा OH समूह किसके लिए हो गया? एल्कोहल के लिए। अब यहां पर हम जरा सा बता दें कि यह क्रियाशील मूलक क्या होता है, या क्रियाशील समूह क्या होता है। तो हम कल के क्लास में भी बताए थे कि ये वैसे समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ते हैं, तो उस कार्बनिक यौगिक का गुण उसी क्रियाशील समूह पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर इथाइल एल्कोहल है, इसको हम अगर इथेनॉल बोलेंगे, तो इथेनॉल में ये जो यौगिक है, इथेनॉल यौगिक, इसका पूरा गुण किस पर निर्भर करेगा? इसका पूरा गुण निर्भर करेगा एल्कोहल पर। किस पर निर्भर करेगा? एल्कोहल पर। तो ये क्रियाशील मूलक होते हैं। इसी में आपको क्या आता है? इसी में आपको एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी आता है, एमीन भी आता है, एमाइड भी आता है, कीटोन बोले थे, ये ईथर भी आता है, ये सारी चीजें आती हैं। आगे बढ़ जाएं तो एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 का सवाल है, क्लास 12 में पूछता है। अभी आज के ही पेपर में आया हुआ है, 2024 में जो आज 6 तारीख को आया है, उसी में आया है यह पेपर कि एथेनॉल के ऑक्सीकरण से हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हालांकि इस चीज के बारे में उतना डिटेल में नहीं दिया आपके बुक में, कार्बन उसके यौगिक में बस दे दिया है कि एल्कोहल है, एथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। अब एल्कोहल की अभिक्रिया मतलब एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा? तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। ये आप रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे है एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो अभी बताए एल्कीन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2। तो याद रखेंगे एल्कीन पूछ रहा है ना, CnH2n होगा बस। अच्छा, इसमें जुड़ता क्या है भाई कि अगर नामकरण कर रहे हैं IUPAC नामकरण, तो नामकरण में अंत में क्या होगा? इसके अंत में जुड़ा होगा इन। अंत में क्या जुड़ा होगा? इन जुड़ा होगा। इस बात की जानकारी जरूर रखेंगे। जैसे हम कहें तो मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सिन, ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, पढ़े हैं। मीथेन का कल के क्लास में बताए हैं अन्य नाम, मार्स गैस, फिर बोले थे गोबर गैस, फिर कहते थे धान की खेत से निकलने वाला गैस, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बायोगैस भी उसी को बोलते हैं। आगे है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन क्या है? तो नॉर्मल और आइसो ये दोनों है क्या? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं समावयवी, आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन क्या है? तो होता ये है कि जब किसी यौगिक के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब उसके भौतिक संरचना में चेंजिंग करते हैं, तो उससे उस यौगिक का गुणधर्म भी बदल जाता है। और जब गुणधर्म भी बदल जाता है तो वैसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? समावयवी यौगिक कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? समावयवी कहेंगे, इंग्लिश में आइसोमर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु है भाई? C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है। इसमें कार्बन के अणु कितने हैं? कार्बन के अणु है इसमें 6, याद रखेंगे। ग्लूकोज के विखंडन से पायरुवेट कहां बनता है? इस बात की जानकारी अगर आपको है तो आप बताइए, ग्लूकोज के विखंडन से पायरुवेट कहां बनता है? ये आपको बायोलॉजी का सवाल है, लेकिन इसमें भी है, ध्यान रखेंगे। पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसमें टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। पहले किसमें टूटेगा? पायरुविक अम्ल में। और पायरुविक अम्ल में जब टूटता है ना, जिसमें दो कार्बन जो है 3-3 परमाणुओं के साथ बट जाता है, याद होगा। और 3-3 कार्बन परमाणुओं के साथ जब बट गया तो वहां पर वो जो क्रिया हुई वो होता है कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। लेकिन ये जो पायरुवेट बन रहा है तो यह पायरुविक अम्ल बनता है पायरुवेट में। तो यह जो क्रिया होती है यह होती है आपको
माइटोकॉन्ड्रिया में। तो याद रखेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि इसको हम बायोलॉजी में क्लियर कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। आगे है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक, कल के क्लास में पढ़े हैं, COOH होता है इसका मूलक। आगे बढ़ जाए तो एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन, भाई देखो सवाल कैसे घुमाया है। अच्छा, एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जानते हो बताइएगा? हाँ, एथेनोइक को ही हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। देखो कैसे घुमाया है, एसिटिक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक को ही एसिटिक अम्ल कहते हैं। और एसिटिक अम्ल याद होगा आपको कि 3 से 4% एसिटिक अम्ल का जो विलयन होता है, कोई विलयन है जिसमें एसिटिक अम्ल कितना है, 3 से 4%, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरिका। अब बताओ कि कोई विलयन है और में 3 से 4% एसिटिक अम्ल है, तो बताइए 3 से 4% एसिटिक अम्ल ज्यादा है कि कम है? कम है। कम है मतलब क्या, तनु है। कम है मतलब क्या, तनु है। अर्थात इसका मतलब क्या है, एसिटिक अम्ल चाहे एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाएगा, सिरिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिरिका। और इसका उपयोग कहां करते हैं, अचार बनाने में। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, विनेगर इसी को कहते हैं। आगे है C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? आणविक द्रव्यमान निकालना बहुत सिंपल है। C6H6 आप जानते हैं कि कार्बन जो है कितने नंबर का तत्व है, 6, द्रव्यमान होता है 12। चूंकि परमाणु कितने हैं, 6, तो 6 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 ग्राम गुने में 6 कर दिए जोर। हाइड्रोजन कितने नंबर का तत्व है, 1 नंबर का। द्रव्यमान भी कितना होता है, 1 ग्राम। 1 गुना में कर दिए कितना, 6 हाइड्रोजन, तो 6 कर दिए। 12 छके कितना हुआ, 72। और ये 6 एकम 6, तो 72 और 6 कितना हो गया, 78 ग्राम। 78 ग्राम कितना हो जाएगा, 78 ग्राम। कह रहा है कि ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, तो विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट का होता है, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसका आंसर कोई एक होगा, लेकिन ऐसे देखें तो ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। फिर हम कहेंगे ग्रेफाइट क्या होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट होता है तो क्या होता है, वह एक स्नेहक होता है जिसका उपयोग भारी मशीनों में करते हैं। ये सारा हो जाएगा। हालांकि इसका जवाब आपका क्या होगा, तो ग्रेफाइट क्या है, तो यह अपरूप है। किसका अपरूप है भाई, कार्बन का। अच्छा, अपरूप किसे कहेंगे बता सकते हैं क्या? तो रूप तो है, चलो ठीक है, तो इसे किसे कहते हैं, परिभाषा पूछे कि अपरूपता, एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे एलोट्रॉप कहते हैं। नहीं, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर, जिसका रासायनिक गुण सेम हो, ठीक है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग। आप ही देखिए, ये जो क्या था आपके पास जो ग्रेफाइट था उसकी संरचना कैसी थी, षटकोणीय। इसका क्या था, समचतुष्फलकीय हीरा है ना। तो इसका क्या, भौतिकी बनावट तो अलग अलग है, लेकिन अगर दोनों को जलाएंगे तो जलाने के बाद क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला मतलब क्या, रासायनिक गुण उसका सेम है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसको आप प्रूफ बोलेंगे। क्लोरोमीथेन का अणुसूत्र। अब चलो इस चीज को जरा सा क्लियर कर लेते हैं। क्लोरोमीथेन देखिए क्या है, मेथेन जो है ना, ये मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। क्या होता है, CH4। लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि यदि हम इसको लिखें तो C और ये रहे H, ये रहे ना H। याद रखेंगे कि इसके जगह पर कोई भी हाइड्रोजन के पास क्या है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। एक संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले कोई भी हैलोजन ग्रुप का तत्व इसमें जुड़ सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहां से अगर ये हटा दें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हटेगा ना, तो यहां पर अगर हम ब्रोमीन को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, ब्रोमीन को जोड़ दें, तो ये हो गया क्लोरोब्रोमाइड, सॉरी ब्रोमो, ये हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोमेथेन। वैसे ही अगर इसको हम हटा दें, यहां पर क्लोरीन जोड़ दें, केवल यही नहीं, यहां पर भी जोड़ सकते हैं, यहां पर भी कहीं जोड़ सकते हैं। ये हो गया क्या, क्लोरोमेथेन। वैसे ही अगर देख लें, यहां पर क्लोरोब्रोमो आयोडो, अगर आई जोड़ दें तो आयोडो क्या हो जाएगा, मेथेन। ऐसे ही इसका नामकरण किया जाता है। तो ये कब होता है, तो ये जब हम लोग अभी आगे पढ़ते समावयवी, तो वहां पर इसको पढ़ना था, लेकिन हम लोग बीच में ही ड्रॉप कर दिए, यह ध्यान रखेंगे। तो इसका हमारे पास जवाब क्या हो जाएगा, हमारे पास जवाब हो जाएगा CH3Cl। इसका सूत्र कैसे बनेगा, इसका संरचना सूत्र C हो गया, यहां पर Cl हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, हाइड्रोजन 3 और क्लोरीन 1, तो CHCl3 पूछ देता है, क्लोरोमेथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोपेनॉन है भाई, प्रोपेनॉन का क्रियात्मक समूह पूछ रहा है। अच्छा, प्रोपेनॉन का क्रियात्मक समूह हम आपको नॉर्मली बताते हैं। प्रोपेनॉन में प्रोप का मतलब क्या है, 3 कार्बन होंगे। अब देखो, हम जानते हैं कि नॉन किस में जुड़ता है, कीटोन में।
कीटोन में जुड़ता है, नॉन नॉन किस में जुड़ता है, कीटोन में। अब कीटोन है तो कीटोन का फॉर्मूला आप जानते हैं कि एक सी होता है, नीचे डबल बॉन्ड O होता है। अब कीटोन है तो इसमें आइड साइड में 3 गो कार्बन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 1 2 3 गो हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमारा जवाब जो होगा, प्रोपेनॉन का क्रियात्मक समूह हटा देंगे, हटा दिए, हो गया। केवल समूह की बात कर रहा है, केवल समूह की, कोई यौगिक थोड़ा ना पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, समूह पूछ रहा है। समूह पूछ रहा है तो केवल ये होगा, केवल क्या होगा, ये होगा। अगर पूछता कि इसमें कितने कार्बन होंगे तो ऐसे करके हम बताते कि 1 2 3 कार्बन होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास फॉर्मूले में ही है। सी डबल बॉन्ड O जो होता है वो तो फॉर्मूले में ही होता है। आगे, अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, ये देखो, ये किसका है पूछ रहा है, यह क्रियात्मक समूह किसका है, यह सी डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, देखना ध्यान से, सी डबल बॉन्ड O और यहां पर H है, यह में है, में लिखे हैं, ध्यान रखेंगे, ये में था। अब बताओ, सी डबल बॉन्ड O और H है, आप देख के आप घबरा रहे होंगे। इसको अगर आप एक साथ पढ़े ना तो इसको CHO कहते हैं। अब CHO क्या है, एल्डिहाइड है, नहीं याद है। सी डबल बॉन्ड O कीटोन है, CHO एल्डिहाइड है, O रहेगा साइड साइड में अगर बंधन रहेगा ईथर है, ठीक है, और OH रहेगा एल्कोहल है। ये ध्यान रखेंगे, आप सारा भूल रहे हैं, आप लोग लाइन से याद कीजिए। आप नॉर्मली पहले लेके चलिए एल्कोहल को, आप लोग लाइन से तो देखते हैं नहीं। एल्कोहल में क्या होगा, OH होगा, उसके बाद आइए एल्कोहल के बाद आइए कार्बोक्सिलिक में तो C डबल OH होगा, उसके बाद आइए एल्डिहाइड में तो CHO होगा, उसके बाद आइए ईथर में तो O रहेगा बीच में, आइड साइड से बंधन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कीटोन में आइए तो C होगा और डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, यही चीज है, ये समझना है आपको। आपको अनूप कुमार ये लगा कि इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, लेकिन इसमें H नहीं था। इसमें साइड साइड में जो साइड चेन में जुड़ेंगे वो कार्बन जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए C है, H है, C है, H है, O भी है, इसलिए ये क्या होगा आपको, ये होगा एल्डिहाइड, ये होगा एल्डिहाइड। क्लियर है। आगे देखिए, प्रोपेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, प्रोपेन में कल के क्लास में देखो जितना एल्केन की चर्चा करें ना, एल्केन की, चलो एक ट्रिक ही दे देते हैं चलो एक ट्रिक दे देते हैं। प्रोपेन जो है, ध्यान रखना। अच्छा, मेथेन की, चलो हम ट्रिक को बनाते कैसे है ना उसको देख लेते हैं। कहां पर देखें, इसको मिटा दे क्या, चलो यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है चलिए, इसका यूज पड़ेगा इधर, इसलिए नहीं मिटा रहे हैं, चलो इधर आ जाएगा। देखो ध्यान देंगे, अगर आ रहा है ना, इसमें आ रहा है ना, ये आ रहा है ना नीचे। अब देखिए, ये है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इस आधार पर आपके पास क्या बनेगा, CH4 बनेगा। इस आधार पर क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। और इस आधार पर आपको क्या बनेगा, C3H8 बनेगा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये लिखे कार्बन बीच में और यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने बंधन हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो पहले वाले के लिए तो आपको याद ही कर लेना होगा कि इसमें 4 होंगे आबंध, इसमें कितने आबंध हो गए, 4। लेकिन अगर इस वाले की देखें तो हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हम 4 जो लाए हैं वो किससे लाए हैं, हाइड्रोजन से लाए हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन तो 6 को बंधन बना लिया, और यहाँ पर कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के बीच में भी तो एक बंधन होगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 1 7, इसमें कितने बंधन हो जाएंगे, 7। बना के देख लेना, कार्बन कार्बन, और ये ऐसे बना लेना, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 6 देख लो, बंधन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस आधार पर इसमें कितने हो जाएंगे, 8 यहाँ पर है और 3 कार्बन है तो 3 के बीच में 2 बंधन होगा। कैसे, कार्बन कार्बन कार्बन, तो इसके बीच में 1 बंधन, इसके बीच में 1 बंधन। अब बाकी साइड में तो हमारा हाइड्रोजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन तो ले लिए थे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो मेथ एथ, ये 3 है तो प्रोपेन, तो प्रोपेन में कितने हो जाएंगे, प्रोपेन में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। वैसे ही अगर प्रोपेन के बाद ब्यूटेन पूछे तो कितना हो जाएगा, तो पहले ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेंगे, ब्यूटेन तो C4H10, तो 10 U है और 4 कार्बन है तो 3 उसमें बंधन होगा, तो 3 होगा तो जोड़ लीजिए, 10 और 3 13। तो ये आपका एल्केन के लिए है। लेकिन एल्कीन का पूछे तो एल्कीन में भी ध्यान रखेंगे, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, एल्कीन में क्या होगा,
डबल बॉन्ड होगा। तो जितना होता है ना, जैसे C2H2 है, जैसे C2H2 है, कार्बन की संख्या के दुगुना के C2H4 है, माफ कीजिए C2H4 है, तो इसमें कितने बंधन होंगे? तो 4 है, तो क्या 4 होंगे? चलो इसको बना के दिखा देते हैं। ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन है ना, तो 2 गो हाइड्रोजन तो आपका इधर हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 2 और 3 4 हो गया। तो कितने बंधन है? 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 हुआ, तो एक इसमें भी होगा, 6 बंधन होगा। क्यों? क्योंकि बता देते हैं, एक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 गो, तो 2 गो कार्बन के बाहरी कक्षा में 8 गो, हाइड्रोजन का गो है 4 गो, तो 4 गो 8 4 कितना हुआ? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो, तो और हाइड्रोजन तो अपना काम खत्म कर लिया। अब 4 गो बचा, तो 4 गो ही नहीं, दोनों के तो बीच में आएगा, तो डबल बॉन्ड हो गया। तो इस आधार पर आप गिन सकते हैं। अब अगर ये रहता C3 और H 3 दूना का 6, तो कितने बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? तो इसके लिए ट्रिक कुछ और होगा। क्या होगा सुनिए, इसके लिए कार्बन 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 और हाइड्रोजन 6 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 कर दिए, हाइड्रोजन 6 कर दिए, हाइड्रोजन अपना पूरा कर लिया, हाइड्रोजन अपना पूरा कर लिया अष्टक। अब टोटल इनके बीच में लगा दिए बॉन्ड। ध्यान देना, अब इसमें खास बात क्या होती है ना, कि इसमें कहीं एक ऊपर लगा होगा डबल बॉन्ड, सब जगह नहीं लगा होगा, ठीक है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड लगेगा। अभी ना कि हम यहां पर भी लगा दिए, यहां पर भी लगा दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। चलो इधर देखो, इसमें गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारे है ना होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर एक जगह कहीं पर दे दीजिए, या तो यहाँ दे दीजिए या तो यहाँ दे दीजिए, एगो हट गया। अब गिन लेते हैं, 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इसको देख लेते हैं, 1 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, लेकिन वही ज्यादा हो गया ना। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, और हटा के हम कहां दे देंगे? यहाँ पर। अब देख लीजिए, अब गिन लीजिए, कार्बन देख लीजिए, 1 2 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। इस कार्बन का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस कार्बन का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें बंधन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने बंधन हो गए? 9 गो। तो आप देख लो, अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट तो तरीका देखो, आप ध्यान दीजिएगा। हम इसका बनाए थे तो इसमें कितने बंधन आए थे? हम इसका बनाए थे तो इसमें कितने बंधन आए थे? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना बंधन आया था? 6 गो आया था। इसमें देखो 6 और 3 9 गो आ गया। तो वैसे ही अगर अगला बढ़े तो उसमें कितने बंधन हो जाएंगे? अगर अगला देखें, तीसरा C3 और H कितना हो जाएगा? 6, तो 6 3 9, तो ये इसका हो गया था दूसरे वाले का। अगर C4 करें और H कितना करें? 8 करें, तो 8 और 4 इसमें कितने हो जाएंगे? 12। तो ये आप अपने दिमाग से लॉजिक लगा के बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है कि यूरिया को प्रयोगशाला में किसने बनाया? तो अरे ये तो हम पढ़े ही थे। तो कौन बनाया था? वोहलर ने बनाया था, वोहलर ने यूरिया बनाया था। और जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? वर्जिलियस ने कहा था कि किसी भी जीव से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक को जब भी प्राप्त करेंगे तो किससे प्राप्त करेंगे? जीवित शरीर से, मृत शरीर से प्राप्त नहीं करेंगे। जिसमें आगे चल के प्रयोगशाला में वोहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनेट और एक और पदार्थ था, उसके बीच अभिक्रिया करा के उन्होंने यूरिया तैयार कर दिया, ठीक है। यह ध्यान रखेंगे। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? वर्जिलियस ने दिया, वर्जिलियस। ये हो गया इसका जवाब। आगे बढ़ जाए तो पेंटेन का आणविक सूत्र, पेंटेन है एल्केन है ना पेंटेन। तो पेंटेन का मतलब कार्बन कितने होंगे? 5, और कार्बन 5 तो हाइड्रोजन 5 के दुगुना से दुगो अधिक, तो 5 के दुगुना से दुगो अधिक कितना हुआ? 5 दूनी के 10 2 12। हेक्सेन का आणविक सूत्र, हेक्स का मतलब होता है कितना? 6, तो कार्बन हो गए 6, तो हाइड्रोजन दुगुना से दुगो ज्यादा, तो 6 दूनी के 12 2 14। आगे सामान्यतः एथेनॉल को कहते हैं, एथेनॉल क्या है भाई? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। सामान्यतः एथेनॉल क्या है? एल्कोहल है। आगे बढ़ जाएं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? आप जानते हैं कि ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, इसके बीच में कई गो आबंध है?
एक वो तो है, इसमें अबंध की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये छूट गया 24 नंबर। सिरका में होता है, तो सिरका में 3 से 4% एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। क्या आप हमें एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला बता सकते हैं, क्या होगा, CH3COOH। इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो यहां पर लिखे असंतृप्त कई गो होता है, एल्कीन और एल्काइन, 2 गो होता है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होगा भाई, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। बोला क्या कहते हैं, आगे बढ़ जाए भाई। तो कह रहा है उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, ये रट्टा मार लीजिएगा। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को भाई साबुन कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुन। उच्च वसा अम्लों के केवल सोडियम है ना, पोटेशियमो लवण के भी क्या कहते हैं, साबुन ही कहते हैं। आगे क्या है, मिसेल। मिसेल का निर्माण होता है, कब होता है भाई, तो गंदगी के चारों ओर होता है। कहां होता है, गंदगी के चारों ओर होता है। क्या होता है ना कि जैसे कहने का मतलब ये है कि जब भी ये अपना तो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, अब जब हम सर्फ का प्रयोग करते हैं तो सर्फ क्या करता है, गंदगी के चारों ओर जुड़ जाता है, और जुड़ने से ना मिसेल का निर्माण करता है। और वह मिसेल क्या करता है, उसको, वो जो कार्बनिक यौगिक है उसको अभिक्रिया करके अपने में जोड़ लेता है, और अपने में जोड़कर वह पानी में अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है, जिसके कारण कपड़ा साफ हो जाता है और वो गंदगी नीचे बैठ जाता है। ये कारण होता है। इसका एक टॉपिक है मिसेल वाला, जो कि क्लास 12th में भी है, तो वहां पर भी मिसेल्स के बारे में पढ़ना है। लेकिन मिसेल्स याद रखेंगे, जैसे अगर ये आपके पास मान लीजिए कि जैसे ये अशुद्धि है ना, तो इस अशुद्धि के चारों तरफ क्या करेगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये बन जाएगा मिसेल। क्या बनेगा, मिसेल्स। ये बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी, इधर भी, और इसके साथ अभिक्रिया करके इसको पानी में बैठा देगा और कपड़ा हो जाएगा साफ। ठीक है। आगे है गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, याद रखेंगे ये जरूरी है, एसिटिलीन। एसिटिलीन फॉर्मूला होता है C2H2, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा आगे बढ़ जाए। ठीक, देखिए अब यहां पर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी यहां से आ गया हमारा, आवर्त सारणी के सवाल है, तो आवर्त सारणी को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर इतने ना ज्यादा तत्व हैं कि जिन तत्वों के बारे में अगर आप एक एक करके अध्ययन करें तो अध्ययन करना कठिन होगा। इसलिए क्या किया कि अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रयास किए गए। ठीक है, और उन प्रयासों में क्या किया गया, उन प्रयासों में तत्वों को इस प्रकार बांटने की क्रिया की गई, जिसमें हम किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लें तो उस समूह के सारे तत्वों के गुणों का अध्ययन हो जाए। इस प्रकार वर्गीकृत किया गया, और जब तैयार किया गया तो उसे ही क्या कहा गया, आवर्त सारणी। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी पर क्या है, तो याद रखेंगे पृथ्वी पर तत्व है, पृथ्वी पर अत्यधिक क्या है, प्लस का मतलब ज्यादा क्या है, तत्व है। अब इन तत्वों का अध्ययन क्या है भाई, इस तत्व का अध्ययन है कठिन, इस तत्व का क्या है, अध्ययन करना क्या है, कठिन है। एक एक करके अगर आप अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करना ये कठिन होगा। अब चूंकि अध्ययन करना भाई कठिन होगा तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए तत्वों को क्या करना होगा, वर्गीकृत करने की जरूरत पड़ेगी, वर्गीकरण करना पड़ेगा। अब तत्वों को वर्गीकृत करेंगे तो वर्गीकरण के अनेकों सारे तरीके हैं, जिसमें हमारे पास पहले आते हैं कौन, लेबोजियर साहब आते हैं। लेबोजियर साहब किस आधार पर बांटते हैं, तो ये बांटते हैं धातु और अधातु के आधार पर बांटते हैं ना। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जो बांटते हैं सारे तत्वों को उनकी संयोजकता के आधार पर बांटते हैं ना, लाइन से याद रखिएगा। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, मतलब केमिस्ट आते हैं, जो क्या करते हैं, अपना ट्रायड रूल देते हैं, यानी कि त्रियक नियम देते हैं, त्रियक नियम देते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जो अपना अष्टक नियम देते हैं, मालूम है ना। और फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जो अपना क्या करते हैं, वो अपना देते हैं अष्टक नियम के बाद देते हैं आवर्त सारणी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, आवर्त सारणी। और फिर इससे आगे आते हैं तो ये अपना बनाते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ये ध्यान रखेंगे। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। लेबोजियर साहब ने किस आधार पर बांटा, तो आपको हम बता ही दिए, धातु और अधातु के आधार पर, धातु और अधातु के आधार पर। संयोजकता के आधार पर बांटा गया तो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि धातु और अधातु दोनों की संयोजकता एक ही थी। जैसे सोडियम की संयोजकता एक और क्लोरीन की भी संयोजकता एक, तो इसलिए इसको भी, इसके बारे में जानकारी नहीं किसने किया, लेकिन ये भी फ्लॉप कर गया। फिर आगे है त्रियक नियम। त्रियक नियम किसने दिया भाई, डोबे राइनर ने, चाहे डोबेरिनियर भी लिखता है,
ये याद रखेंगे। डोबेराइनर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 3 तत्वों का समूह लेंगे। याद होगा आपको 3 तत्वों का समूह कौन कौन सा था? एक था लीनाक, लीनाक, और एक क्या था? का सर बा, और एक तीसरा हमको भी ध्यान पे नहीं है, ठीक है, ध्यान ले लेंगे, उसको समझ लेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान और इस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के योग का औसत निकालते हैं तो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान निकल जाते हैं, ठीक है, उसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने बांटा था। फिर अष्टक नियम कौन दिए भाई? न्यूलैंड्स दिए। न्यूलैंड्स ने क्या किया भाई? न्यूलैंड्स ने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान की क्रम में सजा देंगे तो उसमें प्रथम तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान ठीक उस प्रकार होगा जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है, ठीक है, जिसमें इस नियम को न्यूलैंड साहब ने दिया था। आगे बढ़ जाएं तो आवर्त सारणी। अब इससे न्यूलैंड से प्रेरित होकर आवर्त सारणी किसने दिया भाई? आवर्त सारणी को दिए मेंडलीव ने। कौन दिया था? मेंडलीव दिए। मेंडलीव का पूरा नाम डामित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, और ये डोबेराइनर का पूरा नाम नहीं मालूम है? चलो ठीक है, देख लेंगे। डोबेराइनर है, हाँ, डोबेराइनर का पूरा नाम वुल्फगांग डोबेराइनर। हाँ, अब सुनिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया? मोसले साहब ने। अब मोसले का भी पूरा नाम हेनरी मोसले, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये अब देखिए, जिस समय मेंडलीव साहब ने खोज किया था, आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी, उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63, और न्यूलैंड साहब बनाए थे उस समय 56 थे। बहुत बढ़िया, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 32 था, 33 था, तो उसके बारे में ये 33 का डोबेराइनर वाले में देख लेंगे, इसमें हम सस्पेंस में हैं। आगे देखते हैं। तो इसमें जो पूछता है ना, उसमें ये पूछता है कि ये आवर्त सारणी पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है भाई? तो हेनरी मोसले, बहुत बार पूछता है। फिर पूछता है कि आवर्त सारणी तैयार किसने किया सबसे पहले? तो मेंडलीव ने, ठीक है। अच्छा, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये पूछता है। अभी मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। और मोसले की आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ये याद रखेंगे। इसका परिभाषा पूछ देता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है? तो उसमें बोलेंगे कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाते हैं तो उसमें आ जाता है कि उनके जो गुण होते हैं एक निश्चित क्रम के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे कहा था किसने? मेंडलीव साहब ने। माने हेमे हई को अदल रहे कि 8 गो के बाद मिली जो उनकी गलती को ले रहे हैं, अगला में क्या कर रहे हैं कि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो होगा कभी ऐसा जगह जहां के बाद क्या होगा कि समान तत्व वाले गुणों की पुनर्वृत्ति होगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था, जो कि गलत था। आगे चल के इसको प्रॉपर रूप से सही में बताएंगे मोसले साहब, आप भी खोज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, देखो भाई, समूह हम आपको नॉर्मली समझाते हैं। समूह को कहते हैं इंग्लिश में ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। तो ग्रुप के बारे में अगर पूछे GROUP, तो नॉर्मली आप समझिए ग्रुप क्या होगा। तो जब भी आप लाइन में खड़े होंगे, लाइन में, तो वो लाइन क्या बनाएगा? ग्रुप को। किसको बनाएगा? ग्रुप को, ठीक है। लाइन किसको बनाएगा? ग्रुप को। हाँ, ठीक है, लाइन किसको बनाएगा? ग्रुप को, ठीक है। या फिर इसको आप याद रखेंगे, इसी को कहते हैं वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। समूह को ही हम आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों को क्या कहते हैं? ग्रुप, या उसी को कहते हैं वर्ग। और वर्ग जो होता है, इस वर्ग को, समूहों की संख्या पूछ रहे हैं इसमें, इस वर्ग की संख्या कितनी है भाई? 18 है। कितनी है? 18। 1 से लेकर 18 तक है। 18वां नंबर जो है वो क्या है? अक्रिय गैसों का ग्रुप है, ठीक है, समूह है। अच्छा, आवर्त जो होता है, चलो इसको हम क्लियर ही कर देते हैं। देखो, अगर खड़ी लाइनें रहेंगी तो खड़ी लाइनों को क्या कहेंगे? ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप। और अगर लेटी हुई लाइन है तो लेटी हुई लाइन क्या कहलाएंगी? आवर्त। काम खत्म, ठीक है। ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। और आवर्त को ही हम क्या कहते हैं? पीरियड, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। और भी कोई नाम है क्या इसका? जरूर ध्यान में रखेंगे, आता है तो बता देते हैं। सल्फर के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई, सल्फर कितने नंबर का तत्व है? सल्फर कितने नंबर का तत्व है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन 16 नंबर का तत्व है। 16 है तो क्या लिखेंगे? 2, 8 और 6,
6 बाहरी कक्षा ये है, ये K कक्षा है या L कक्षा है और यह M है, तो M कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हमारा जवाब होगा 6। आगे है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ, उदग्र माने बबुआ खरा स्तंभ, और खरे स्तंभ को क्या कहेंगे? वर्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रुप। क्या कहलाएगा? ग्रुप। क्या है? गड़बड़ क्या? आगे देखते हैं। आगे है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को। अब आवर्त सारणी को यदि आप याद किए होंगे तो आवर्त सारणी में ये एक ऐसा आवर्त सारणी हमारा होता है, ये याद होगा आपको, ऐसे हमारे आवर्त सारणी होते हैं। ये हुआ हमारा आवर्त सारणी, ये हुआ आवर्त सारणी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको एस ब्लॉक, इसको पी ब्लॉक, इसको डी ब्लॉक और नीचे क्या होता है? एफ ब्लॉक। तो याद रखेंगे इसमें ये पहला है, दूसरा है, और ये यहां से तीसरा से चलता है कहां तक? 12 तक। ये कहां से चलता है? 13 से चलता है 18 तक। पूरा पूरा याद रखना है, ठीक है। पहला, दूसरा, यहाँ पर 3 से 12 वहां तक, और यहाँ पर 13 से 18, ठीक है। तो याद आपको ये रखना है भाई कि इसमें पूछ रहा है कि पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? पहले वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार धातु। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्षार धातु। क्षार धातु कहीं पर ना मिले तो इसको कहता है एल्कली मेटल। क्या कहता है? एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल अगर लिखा रहे तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, एल्कली मेटल। और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। वैसे ही इस वाले को क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। उसके पहले वाले को क्या कहते हैं? इसके पहले वाले 17 नंबर वाले समूह को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन समूह कहते हैं। इसमें फिरकल बाहर आएगा, ऑटो होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ। आवर्त सारणी में शून्य समूह में तत्व कौन कौन से? अब भाई शून्य समूह इसी को तो कहते हैं। यह शून्य समूह किसने बनाया था? यह बनाए हुए थे मेंडलीव, ठीक है। और जब आधुनिक आवर्त सारणी बनी तो उस शून्य को बना दिया गया 18, किसके द्वारा? मोसले के द्वारा, ठीक है। तो शून्य समूह के बारे में अब उसमें पूछा है कौन कौन से तत्व हैं, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है त्रियक नियम किसने दिया? भाई त्रियक नियम यहीं पर देख लिया हम। त्रियक नियम किसने दिया था? कहां गया? डोबे राइनर ने दिया था। किसने दिया था? डोबे राइनर ने दिया था। अगला है कि अष्टक नियम किसने दिया? वो भी हम देख लिए, न्यूलैंड साहब ने दिया था। न्यूलैंड दिए हुए थे। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई? निकेल, क्रोमियम, तो फेरम। चलिए ये कितने नंबर का तत्व हो जाएगा? 27 नंबर का हो जाएगा। ये 27 नंबर का तत्व हो गया। हम याद नहीं है, देख लेंगे आप लोग। हालांकि हम बता देते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, निकेल, फेरम, ठीक है। 27 नंबर। 26 नंबर है। एक मिनट, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अच्छा एक को इधर बढ़ाना, एक के को बढ़ा ना, 26 होगा, ठीक है, सही है। अरे यही ना, एक बढ़ा, एक के को ना उड़िया हम लेके है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ जाए तो कह रहा है इसमें कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम हमारा अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है ना। आगे आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में वर्ग तो हम पूरा देख लिए कि ये हमारा टोटल वर्ग क्या, कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 18 तक। तो वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 18। फिर है कि ओजोन का निर्माण कितने परमाणु से होता है? तो सबसे पहले ओजोन क्या होता है? तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एक क्या है? रूप है, जिसमें ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 ऑक्सीजन होते हैं, O3 होते हैं, अर्थात इसमें परमाणु कितने होंगे? 3। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या पूछा है, फिर से वही है, वर्गों की संख्या कितनी होगी? 18 ही होगी, ठीक है। ये 2 बार आ गया क्या सवाल? नहीं नहीं, माफ कीजिए भाई, ये गड़बड़ हो गया। ये आवर्त सारणी है और ये आधुनिक आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में टोटल वर्ग थे 8, 7 गो आवर्त था, अब वर्ग था 8। अब वर्ग जो बटा था ना, वह ए और बी में बटा था, याद है? तो वो ए और बी में बटा था। तो केवल आवर्त सारणी बोला तो 8 और आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो 18, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अमोनिया के सूत्र में N और H का अनुपात कितना है? तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। N का अनुपात कितना होगा? 1, और हाइड्रोजन कितना होगा? 3। आंसर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है भाई? अभी बोले हेनरी मोसले। कौन होंगे? हेनरी मोसले। आगे देखें तो आवर्त सारणी में हैलोजन समूह के तत्व कौन कौन से हैं? तो फिर कल बाहर आएगा ऑटो, याद है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होगा भाई? सबसे अधिक होगा फ्लोरीन।
कौन होगा? फ्लोरीन। नीचे देखिए तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर, भाई ऊपर से नीचे आने पर बहुत सारे सवाल पूछता है ना। ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। अच्छा, आकार बढ़ रहा है तो इसके साथ साथ क्या होगा? सेल की संख्या बढ़ेगी। सेल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चीज पूछता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में वृद्धि होगा, आकार बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा? सेल भी बढ़ेगा, सेल भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बताओ, जब नाभिक से ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा कि कम पड़ेगा? कम पड़ेगा, कम पड़ेगा। कम पड़ा तो इसको, उस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा कि कम? कम देना पड़ेगा। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। ये ध्यान रखेंगे, आयनन ऊर्जा का मान घटता है। ये ऊपर से नीचे के लिए है, तो बाएं से दाएं के लिए ना इसके जस्ट अपोजिट कर देना। जैसे आकार में बाएं से दाएं जाएंगे तो घटेगा, सेल की संख्या भी घटेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी घटेगी, आयनन ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। ये ध्यान रखेंगे। आगे है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होता है? आकार में वृद्धि होता है। धातु के ऑक्साइड मूलतः क्या होते हैं भाई? भस्मीय या क्षारीय होते हैं, पढ़े थे हमने क्षार और लवण में। क्लोरीन की संयोजकता पूछा है तो क्लोरीन कितने नंबर का तत्व है? 2, 8, 7, 17 नंबर का तत्व है ना। और 7 बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 घटा, कितना है? 1 संयोजकता। उपधातु कौन कौन सा है भाई? तो उपधातु है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, सेलेनियम है ना, और टेल्यूरियम है। टेल्यूरियम है टी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। डोबेराइनर का पूरा नाम क्या है? तो वुल्फगांग डोबेराइनर, डोबेराइनर, हाँ वुल्फगांग पूरा नाम इसका है, वुल्फगांग। ये ध्यान रखेंगे। हाँ वुल्फगांग डोबेराइनर, ये याद रखेंगे।